तो चलिए दोस्तों, यूपी मेंस स्पेशल सीरीज है, इसमें ओनली आईएएस की नोट्स को कवर कर रहे हैं हम लोग यूपी के लिए, पेपर 5 और पेपर 6 के लिए। चलिए आधुनिक इतिहास के बारे में देखते हैं। तो 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति दर्ज कराई। शुरुआत में कंपनी का उद्देश्य व्यापार स्थापित करना था, लेकिन इसने धीरे धीरे युद्ध और विलय के द्वारा उस क्षेत्र पर अपने प्रभाव और नियंत्रण का विस्तार किया। बक्सर का युद्ध। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को भारत के वर्तमान बिहार में बक्सर शहर के पास एक महत्वपूर्ण सैन्य टकराव था। यह लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं और नवाब के और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय सहित भारतीय शक्तियों के गठबंधन के बीच लड़ी गई थी। 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय की संयुक्त सेना ने ब्रिटिश सेना को चुनौती देने के लिए गठबंधन किया। उन्होंने बंगाल पर पूरा नियंत्रण प्राप्त करने और क्षेत्र में ब्रिटिश विस्तार को रोकने के लिए प्रयास किया। बक्सर की लड़ाई के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत हुई, भारतीय गठबंधन की हार हुई। इस क्षेत्र में इस हार से दूरगामी परिणाम आए। लड़ाई के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। पराजित भारतीय शासकों ने अपने क्षेत्र खो दिए और उन्हें अंग्रेजों की रियासतें देनी पड़ी। इलाहाबाद की संधि। तो लड़ाई के बाद 1765 में अंग्रेजों और पराजित भारतीय शक्तियों के बीच इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संधि के अनुसार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दे दिए। इससे उन्हें इस क्षेत्र में राजस्व संग्रह और प्रशासन पर नियंत्रण मिल गया। मराठा आधिपत्य को हटाना। तो 18वीं सदी में मुगल सत्ता के पतन के बाद मराठा ने सत्ता की रिक्तता को भर दिया। 18वीं सदी के मध्य में मराठा सेना ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पर आक्रमण किया। इसके परिणाम स्वरूप रोहिलियों ने मराठा शासकों रघुनाथ राव और मल्हारराव होलकर के हाथों रोहिलखंड पर नियंत्रण खो दिया। रोहिलों और मराठों के बीच संघर्ष 18 दिसंबर 1788 को नजीब-उद-दौला के पोते गुलाम कादिर की गिरफ्तारी के साथ समाप्त हुआ। इसे मराठा सेनापति महाजी सिंधिया ने हराया था। फिर 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा साम्राज्य को हराया तो अधिकांश क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आ गया। तो लखनऊ और अवध पर आधिपत्य। तो लखनऊ और अवध या अवध पर ब्रिटिश आधिपत्य भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान घटनाओं और नीतियों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्थापित किया गया था। लखनऊ और अवध पर ब्रिटिश नियंत्रण और आधिपत्य के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। पहला, शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद 1775 में आसफुद्दौला अवध का नवाब बना। आसफुद्दौला ने फैजाबाद की संधि 1775 द्वारा बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने आसफुद्दौला को फैजाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। संधि का मतलब था कि अवध में तैनात ब्रिटिश सेना के लिए भुगतान की जाने वाली धनराशि में वृद्धि होगी। अवध का विलय। तो लखनऊ में अपनी राजधानी के साथ उत्तर भारत में एक प्रमुख राज्य अवध 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा और अंग्रेजों ने राज्य पर नियंत्रण करने के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल किया। इस विलय ने अवध की स्वतंत्रता के अंत और क्षेत्र में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिन्हित किया। हड़प का सिद्धांत। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा पेश किए गए हड़प के सिद्धांत के तहत अंग्रेजों ने उन रियासतों को अपने कब्जे में लेने की मांग की जिनका प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। यह नीति अवध सहित कई राज्यों में लागू की गई थी जहां अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी के बिना नवाब वाजिद अली शाह की मृत्यु पर राज्य पर कब्जा कर लिया था। शोषणकारी राजस्व नीतियां। तो अंग्रेजों ने राजस्व नीतियों को लागू किया जिसने अवध में अंग्रेजों पर भारी बोझ डाला। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई जमींदारी व्यवस्था जमींदारों भूस्वामियों द्वारा किसानों के शोषण का कारण बनी। उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन और स्थानीय आबादी के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया। उच्च राजस्व मांगों और शोषणकारी प्रथाओं के परिणाम स्वरूप कृषि संकट और ग्रामीण आबादी के बीच व्यापक असंतोष हुआ। 1857 का विद्रोह। तो लखनऊ और अवध पर ब्रिटिश नियंत्रण को 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ा। इसे भारतीय विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है।
लखनऊ प्रतिरोध का केंद्र बिंदु बना और विद्रोह में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय सैनिकों, सिपाहियों और स्थानीय शासकों की भागीदारी देखी गई। अंततः अंग्रेजों ने विरोध को दबा दिया और लखनऊ क्रूर प्रतिशोध और विनाश का गवाह बना। रेजिडेंसी और ब्रिटिश इन्फेक्शन। तो अंग्रेजों ने लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी की स्थापना की, जो इस क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण के राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। तो लखनऊ और अवध पर ब्रिटिश आधिपत्य ने क्षेत्र के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव डाला। अवध की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं, जिनमें इनकी वास्तुकला, कविता, संगीत और व्यंजन शामिल हैं, ये सभी ब्रिटिश संरक्षण के तहत प्रभावित और परिवर्तित हुई थी। अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत की और संभ्रांत वर्गों को प्रभावित किया, जिससे सांस्कृतिक बदलाव आया। असफुद्दौला ने 1784 में लखनऊ में इमामबाड़ा बनवाया था। उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा। तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था ने ब्रिटिश शासन के अन्य भागों की तरह एक समान पैटर्न का पालन किया। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदारी प्रणाली और भू राजस्व नीतियों ने अवध, वर्तमान उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों सहित देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने जमींदारी प्रणाली को भूमि प्रशासन और राजस्व संग्रहण की एक विधि के रूप में पेश किया। इस प्रणाली के तहत अंग्रेजों ने किसानों और औपनिवेशिक प्रशासन के बीच मध्यस्थ के रूप में जमींदारों या जमींदारों के रूप में जाने वाले कुछ व्यक्तियों को मान्यता दी। जमींदारों को भूमि पर वंशानुगत अधिकार दिए गए थे और वे अंग्रेजों की ओर से किसानों से राजस्व वसूल करने के लिए जिम्मेदार थे। अंग्रेजों के दौरान किसान आंदोलन। तो अवध किसान सभा एक किसान संगठन था जो 1920 के दशक की शुरुआत में भारत के उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में उभरा था। इसने ग्रामीण किसानों के अधिकारों और कल्याण की वकालत करने और उस समय प्रचलित शोषणकारी जमींदारी व्यवस्था को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संगठन का उद्देश्य किसानों को लामबंद करना, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना और दमनकारी जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ना था। एक प्रमुख नेता और संता सेनानी बाबा रामचंद्र ने किसान सभा के आयोजन और अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवध किसान सभा ने किसानों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामूहिक बैठकें, विरोध और प्रदर्शन आयोजित किए। इसने भूमि सुधार, लगान में कमी, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और ग्रामीण आबादी के लिए उचित उपचार की मांग की। संगठन ने किसानों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की भी मांग की। अवध किसान सभा के बढ़ते प्रभाव और मांगों से चिंतित ब्रिटिश उपनिवेशिक प्रशासन ने दमन के साथ जवाब दिया। आंदोलन के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। हालांकि किसान आंदोलन गति पकड़ता रहा और भारत में स्वतंत्रता के लिए व्यापक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण घटक बना रहा। अवध किसान सभा ने अन्य किसान संगठनों के साथ उत्तर प्रदेश और उसके बाहर कृषि राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों ने अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन में योगदान दिया। संगठन की विरासत भारत में किसानों के अधिकारों के लिए जमीनी स्तर के आंदोलनों और वकालत को प्रेरित और प्रभावित करती रही। तो एकता आंदोलन के नाम से मशहूर एका आंदोलन एक किसान आंदोलन था जो लखनऊ में शुरू हुआ था और जल्द ही हरदोई, सीतापुर और उन्नाव जिलों में फैल गया। यह आंदोलन नवंबर 1921 में शुरू हुआ और अप्रैल 1922 तक चला। मदारी पासी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। मदारी पासी। एका किसान आंदोलन मुख्य रूप से अवध में प्रचलित शोषणकारी तालुकदारी प्रणाली की प्रतिक्रिया थी, जहां अनुपस्थित जमींदारों के एक वर्ग के पास महत्वपूर्ण शक्ति थी और किसानों से उच्च किराए वसूल करता था। आमतौर पर कुछ क्षेत्रों में दर्ज किराए का 50% से अधिक था। रिकॉर्ड किए गए किराए से अधिक का भुगतान करने से इनकार करना, भुगतान किए गए किराए के रसीदों की मांग करना और नजराना का भुगतान करने या बेगार जबरन श्रम करने से इनकार करना एक आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे। अखिल भारतीय किसान सभा भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े किसान संगठनों में से एक है। इसका गठन 1936 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में देश भर के किसानों और खेतिहर मजदूरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से किया गया। AIKS किसानों के लिए अपनी चिंताओं को आवाज देने और भूमि सुधार, कृषि उपज के उचित मूल्य, कृषि ऋण में कमी और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा सहित बेहतर परिस्थितियों की मांग करने के लिए एक मंच के रूप में उभरा। AIKS
ने औपनिवेशिक काल के दौरान और भारत की स्वतंत्रता के बाद विभिन्न आंदोलनों और संघर्षों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसने 1940 के दशक के उत्तरार्ध के तेलंगाना किसान सशस्त्र संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां संगठन ने वर्तमान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के तेलंगाना क्षेत्र के सामंती जमींदारों के खिलाफ किसानों को संगठित और नेतृत्व किया। अखिल भारतीय किसान सभा भारत में किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था बनी हुई है, जो इस क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों और संघर्षों के सामने अपने अधिकारों और कल्याण के लिए लड़ रही है। आदिवासी आंदोलन। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान उत्तर प्रदेश विभिन्न जनजातीय आंदोलनों और विद्रोहों का साक्षी रहा। ये आंदोलन ब्रिटिश प्रशासन की शोषणकारी नीतियों और प्रथाओं की प्रतिक्रिया थे। इसके परिणाम स्वरूप अक्सर जनजातीय समुदायों का विस्थापन और हाशियाकरण हुआ करता था, यानी मार्जिनलाइजेशन हुआ करता था। कोया विद्रोह। तो कोया विद्रोह 19वीं शताब्दी के अंत में वर्तमान उत्तर प्रदेश के बिंद क्षेत्र में हुआ। मिर्जापुर, इलाहाबाद और आसपास के क्षेत्रों के जंगलों में रहने वाले कोया जनजातियों ने ब्रिटिश प्रशासन द्वारा लागू की गई दमनकारी वन नीतियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बलात् श्रम, प्रतिबंधात्मक वन कानूनों और उनकी पारंपरिक आजीविका के विनाश के परिणाम स्वरूप विद्रोह हुआ। भील विद्रोह। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित भारत के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में केंद्रित भील जनजातियों ने भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ विभिन्न विद्रोहों में भाग लिया। 19वीं शताब्दी में भील विरोध ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त नीतियों और आर्थिक शोषणों की प्रतिक्रिया थी। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली। तो ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण शैक्षणिक सुधार हुए। अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली और संस्थाओं की शुरुआत की, जिसका इस क्षेत्र पर स्थायी प्रभाव रहा। उस अवधि के दौरान कुछ प्रमुख शैक्षणिक सुधार इस प्रकार हैं। तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का एक नेटवर्क स्थापित किया, जबकि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था। अंग्रेजों ने भी स्थानीय शिक्षा के महत्व को पहचाना। हिंदी, उर्दू और संस्कृत जैसे स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्नाकुलर स्कूलों की स्थापना की गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो 1887 में स्थापित इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत के पहले आधुनिक विश्वविद्यालयों में से एक था। इसने विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों की पेशकश की और बौद्धिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो 1916 में स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, का उद्देश्य आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हुए हिंदू सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। यह क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए एक अग्रणी संस्था बन गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय। तो 1921 में स्थापित लखनऊ विश्वविद्यालय ने संयुक्त प्रांत में उच्च शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने विभिन्न पाठ्यक्रमों की पेशकश की और अकादमिक उत्कृष्टता और अनुसंधान का केंद्र बन गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और इसका प्रभाव जल्द ही उत्तर प्रदेश में फैल गया। प्रारंभिक वर्षों में इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी सहित संयुक्त प्रांत के प्रमुख कस्बों और शहरों में कांग्रेस की शाखाओं के प्रभाव दिखे गए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेताओं जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय ने भी इस क्षेत्र में कांग्रेस आंदोलन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन दिसंबर 1888 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। इसने ब्रिटिश सरकार में भारतीय प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर दिया और राजनीतिक अधिकारों और स्वशासन की मांग की दिशा में कांग्रेस के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम बन गया। बनारस अधिवेशन 1905 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के धार्मिक आधार पर बंगाल के विभाजन के विवादास्पद फैसले का विरोध करना था। इस अधिवेशन ने विभाजन का कड़ा विरोध किया, जिसे राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से विभाजनकारी नीति के रूप में देखा गया। अधिवेशनों ने सक्रिय रूप से बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आर्थिक प्रतिरोध के रूप में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना था। अधिवेशन में आत्मनिर्भरता के महत्व पर भी जोर दिया गया। लखनऊ अधिवेशन ये 1916 में हुआ। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक 1916 में आयोजित लखनऊ अधिवेशन था। यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते, लखनऊ समझौते के लिए प्रसिद्ध है।
इसका उद्देश्य ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करना था। इस समझौते ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की मान्यता दी, जो उस समय की राजनीति में एक महत्वपूर्ण विकास था। कानपुर अधिवेशन ये 1925 में होता है। तो 1925 का कानपुर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समता आंदोलन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। सत्र की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, जो कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला थी। वह एक प्रमुख समता सेनानी और एक प्रसिद्ध कवियत्री थी।